नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स की एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी की परीक्षा अच्छी गई होगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी एक ऐसे माध्यम की तलाश कर रहे होंगे जिससे कि वो अपनी आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक पहल आज से शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कराने का प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी की तैयारी हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आपकी कराने की कोशिश करेंगे। इस माध्यम से हम पुराने प्रश्नों का आकलन करेंगे, पुराने प्रश्नों का अवलोकन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो प्रश्न है उसके पैटर्न से आपको अवगत कराते हुए चलें, जिससे कि आप उस पैटर्न को, उस प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति को कैप्चर कर सके जो कि अभी वर्तमान में सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी भाषा के पेपर को टारगेट करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये प्रयास करेंगे कि जो भाषा वाला पेपर है इसमें अधिकतम अंक आप कैसे ला सकते हैं, इसकी रणनीति पर हम चर्चा करें। तो बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिस मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा आप सभी को पता होगा। सबसे पहले तो आपको इस पेपर का फॉर्मेट बता दूं कि भाई मेंस का पेपर होता कैसे है। तो आप सभी को पता होगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी एंट्री होती है सीजीपीएससी मेंस में। सीजीपीएससी मेंस में जब आप आते हैं तो आपको यहां पर 7 पेपर देने होते हैं। 7 पेपर, एक दिन में 2 पेपर होता है। तो ये मान करके चलो कि आपके मानसिक जो स्थिरता है उसकी तो परीक्षा होती ही है, साथ ही आपके शारीरिक जो स्थिरता है उसका भी ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कड़ी परीक्षा लेता है। तो आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को जब देखेंगे तो एक दिन में 2 पेपर और 3 दिन 2-2 पेपर होंगे और अंतिम दिन 1 पेपर, यानी कुल 7 पेपर आपको देने होते हैं। और इन 7 पेपर्स में जो सबसे पहला पेपर होता है ये होता है भाषा का पेपर। ये जो भाषा वाला पेपर है ये 3 भागों में बटा होता है। पहले भाग में 100 अंक की आपको हिंदी पूछी जाती है, 50 अंक का अंग्रेजी है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, और 50 अंक की छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो ये 3 भाग आपको मिला करके 200 अंक का प्रश्न पत्र आपका बनाता है। पेपर नंबर 2 में आप जाएंगे तो निबंध वाला प्रश्न पत्र है। निबंध वाले प्रश्न पत्र में 4 निबंध आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 750 अंक का 750 शब्दों का होता है। एक निबंध के लिए 50 अंक आवंटित होते हैं, मतलब 4 निबंध हैं तो यहां से भी कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र ये होगा। इसमें से 2 निबंध जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जबकि 2 निबंध जो हैं वो छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दों पर आधारित होते हैं। अब यदि हम पेपर नंबर 3 की बात करें तो पेपर नंबर 3 जो है ये इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास इन भागों से मिलकर के बना होता है। ये जो इतिहास है ये भारतीय इतिहास है और यहां से 75 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान और लोक प्रशासन मिलकर के 50 अंक का प्रश्न पत्र होता है, यानी 50 अंक का हिस्सा होता है, और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है ये 75 अंक का आपको पूछा जाता है। पेपर नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे तो ये विज्ञान और तार्किक अभियोग्यता का प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत विज्ञान है, इसके अलावा बीच में गणित एवं तार्किक अभियोग्यता है, तार्किक अभियोग्यता और इसके साथ जो व्यावहारिक विज्ञान ये हिस्सा आपको देखने को मिलता है। इसमें विज्ञान 75 अंक का, गणित और तार्किक अभियोग्यता मिला करके 50 अंक
और व्यावहारिक विज्ञान जो है ये 75 अंक का। इसके बाद पेपर नंबर 5 जब आप पहुंचेंगे तो इसमें अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, ये पहले पार्ट में है। दूसरे भाग में आपको भारत का भूगोल मिलेगा, भारत का भूगोल, और तीसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको तीसरे भाग में देखने को मिलता है। तो 75, 50 और 75 फिर से वही डिवीजन होता है। पेपर नंबर 6, इसमें पहले भाग में दर्शन शास्त्र मिलेगा आपको, दूसरे भाग में समाज शास्त्र है, और तीसरे भाग में आपको देखने को मिलता है इसमें छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। अब 7वां जो पेपर है, पेपर नंबर 7, इसके अंतर्गत ये भी 3 भागों में बटा है। एक भाग में है, सबसे पहले भाग में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और इसके साथ जन कल्याणकारी योजनाएं, ये आपको पहले भाग में मिलेगा। दूसरे भाग में महत्वपूर्ण जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में। और तीसरे भाग में महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान। तो ये 7 पेपर आपको देने होते हैं मेंस के पेपर में। अब इन 7 पेपर्स का यदि आप विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में जो 2 पेपर हैं इसमें अंकों का विभाजन थोड़े अलग तरीके से हुआ है, जबकि बाकी के जो 5 पेपर है यहां पर अंकों का विभाजन थोड़े अलग तरीके से दिखता है। पेपर नंबर 1 में 100, 50, 50 अंक में है, जबकि पेपर 2 50, 50, 50, 50 ऐसे करके ये हिस्सा बटा हुआ है। बाकी के जो 5 पेपर है ये 75, 50, 75 इस श्रेणी में बटे होते हैं, यानी पहला भाग 75 अंक का, दूसरा भाग 50 अंक का और तीसरा भाग 75 अंक का। अब बात यह आती है कि सर वो ठीक है, आपने सिलेबस देखा भी होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने सिलेबस पूरा देखा होगा और उसके हिसाब से पढ़ने की अब रणनीति बनाना शुरू कर रहे होंगे। तो ये बताने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि भाई जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, वो भी कम से कम सिलेबस से अवगत हो जाएं कि हमको अल्टीमेटली पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये शंका रहती है कि सर हम प्रीलिम्स तो निकल रहे हैं, सर हमारा इतना नंबर आ रहा है, लेकिन मेंस का सिलेबस हमको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिलते हैं। तो मेंस का सिलेबस आपको ये देखने को मिलेगा, और यदि इसका पूरा डिटेल आपको चाहिए होगा तो आप CGPSC की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से जो नोटिफिकेशन आया है जो रिक्रूटमेंट का, वहां से आप जब डाउनलोड करेंगे तो पूरा सिलेबस यहां से आपको मिल जाएगा। अब यदि आप इस पूरे सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे, और साथ ही आप पुराने जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स को यदि आप कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई हमको सबसे ज्यादा मेहनत जो सेलेक्ट कराने वाले सब्जेक्ट हैं वो है पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4। ये 3 ऐसे पेपर हैं जो कि हमको अच्छे अंक लाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मतलब बहुत अच्छे अंक आप पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 में स्कोर कर सकते हो। और ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आप सेलेक्ट बिल्कुल हो जाएंगे, और अगर इसमें आप कमजोर रह गए, ये तीनों पेपर में यदि आप कमजोर रह गए, तो आपको फिर से बता देता हूं भाई, बाकी पेपर्स में ये जो पेपर 3 है, पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है, इसमें बिल्कुल एवरेज मार्किंग होती है। मतलब आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि 8 में 8 पूरा मिले या 4 में 4 पूरा मिले। ये बहुत कम हमको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन उसका जो अनुपात है वो बहुत कम होता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे विज्ञान, गणित, तार्किक अभियोग्यता या व्यवहारिक विज्ञान वाले हिस्से की, या भाषा वाले भाग की, या निबंध वाले हिस्से की, तो ये 3 ऐसे पेपर हैं जिसमें आपको लिबर्टी मिलती है कि आप अच्छा अंक स्कोर यहां से कर सको।
स्कोर करने वाले पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, ये तीनों पेपर में 130 तक बहुत आसानी से ले आते हैं। जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है वो 130 तक स्कोर बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच अपना करके बिल्कुल ला सकते हैं यहां से। इसके लिए जरूरी ये होती है कि भाई हमको सही रणनीति बनानी है एक तो, और दूसरी बात हमको अपनी रणनीतियों पर स्टिक रहना है। हमको फोकस करना है कि भाई कहां मेहनत करना है और किस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न जो है ये वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि पैटर्न को यदि आप नहीं समझेंगे और पैटर्न को पकड़ करके यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने लिए ही घातक हो जाता है। घातक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पढ़ोगे ही ना, लेकिन अगर आप अनावश्यक चीजों को पढ़ते जा रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके समय का लॉस होता है। और ये मान करके चलिए कि आपके पास समय बिल्कुल सीमित है। तो इस सीमित समय में यदि हम अपने तैयारी की बात करें तो इसके लिए आपको एक ऐसा अप्रोच अपनाना होता है जिसमें कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंक उपार्जित कर सके, निकाल सके। तो ज्यादा से ज्यादा अंक कहां से आएगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेपर नंबर 1 को फोकस करना है, पेपर नंबर 2 को फोकस करना है, पेपर नंबर 4 को फोकस करना है। ये 3 सब्जेक्ट में अपने को इतना तगड़ा बनाना है पेपर कि भाई यहां से हम अच्छे खासे अंक स्कोर कर ले। बाकी के 4 पेपर को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन भाई जितना ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनको ये मान करके चलिए कि जो आप बात करते हैं ना कि हमको एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको डेली प्रैक्टिस में रखना है, जो हमको स्कोर करके देगा, तो वो यही 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। पेपर 1 के लिए आप क्या करेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगा। पेपर 2 और पेपर 4 के लिए जो रणनीति होगी वो आगामी समय में आपको जो भी विषय से संबंधित टीचर हैं हमारे, वो आकर के आपको बिल्कुल गाइडेंस करने वाले हैं। तो ये जो पूरी सीरीज हम लेकर के आए हैं ये बेसिकली इसी बात पर बेस्ड है कि ये पूरे सिलेबस जो है ये आपका कैसे बेहतर तरीके से तैयार हो सके। अब यदि मैं बात करूं हिंदी भाषा, आज बेसिकली हम लोग हिंदी से थोड़ा सा स्टिक करके रहेंगे, हिंदी से थोड़ा सा चिपक करके चलेंगे क्योंकि हिंदी स्कोर करके देने वाली सब्जेक्ट है। अब यदि मैं हिंदी विषय की बात करूं कि हिंदी भाषा में हम कैसे तैयारी करें, हम कैसा अप्रोच रखें कि सर यहां से ज्यादा अंक हमारे निकल सके, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे सिलेबस में 100 अंक का सिलेबस यदि किसी विषय का है तो वो हिंदी भाषा का है। बाकी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि 100 अंक का आपको इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। तो हिंदी भाषा 100 अंक की है। अब इसको तैयार कैसे किया जाए? तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो सीधा किताब पकड़ते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आपको यदि किताब पकड़ के पढ़ना ही चालू करना है तो फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। क्यों दिक्कत की बात हो जाएगी? क्योंकि वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वहां पे आप केवल पढ़ने लगेंगे, पढ़ना। और पेपर 1 जो है ये केवल पढ़ने का विषय नहीं है, ये 5 अलग अलग चीजों को शामिल करता है। और इन 5 चीजों को यदि आप सही तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच अपना करके यदि इन 5 चीजों पर मेहनत किए तब आपका पहला पेपर जो है वो अच्छा खासा स्कोर करके आपको दे सकता है। तो ये 5 बिंदु क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रीलिम्स को पढ़ने का अप्रोच और मेंस को पढ़ने का अप्रोच ये थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम हिंदी विषय की बात करते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास 4 विकल्प दिए होते हैं, जो प्रश्न रहता है उसके 4 विकल्प आपको दिए होते हैं, जबकि मेंस में विकल्प नहीं होता, आपको केवल प्रश्न दिया होता है और उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में हम विकल्प देख करके आंसर का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन मेंस में ऐसी कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती है। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा सा बदलना होगा। अब प्रीलिम्स में आप जो पढ़ते हैं, है ना, प्रीलिम्स में जैसे मान लीजिए परिभाषा से कोई क्वेश्चन आया तो आपको परिभाषा दी होती है और पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका अप्रोच होता है। लेकिन मेंस में आपको पूछेगा फलाना शब्द की परिभाषा लिखो, इसके उदाहरण बताओ। तो आपको तैयारी भी तो इसके हिसाब से अपने को मोल्ड करनी पड़ेगी, मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस के हिसाब से यदि आप अपने आंसर को मोल्ड नहीं किए, अपने पढ़ने के तरीके को मोल्ड नहीं किए, तो फिर वहां पर दिक्कत आपको हो सकती है। तो कोशिश ये करिए कि अब जो प्रीलिम्स का पैटर्न है उससे थोड़ा सा बाहर आइए, है ना। पढ़ना वही है लेकिन अब पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना है। तो मेंस का जो फॉर्मेट है वहां पर हमको परिभाषा और उसके उदाहरण पर फोकस करना होता है। आप 2018 से लेकर के
2018 से लेकर के 2022 तक का पेपर देखिए, 2018 से लेकर के 2022 तक का पेपर देखिए। हर बार हुआ यह है कि शुरुआत में 4 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें से शुरुआत के जो 2 प्रश्न हैं ये आपका उच्चारण स्थल से पूछा गया है, यानी वर्णमाला से। इसके अलावा आपको दूसरा जो भाग है ये पूछा गया है परिभाषा से। इसके अलावा बीच बीच में और कई जगह पर आपको परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, जैसे अव्ययी भाव समास की परिभाषा पूछा है, तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछा हुआ है, निपात की परिभाषा पूछा हुआ है, अव्यय की परिभाषा पूछा है, उसके प्रकारों के बारे में बात किया है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है ये परिभाषा और इसके उदाहरण से कवर होते हैं। तो हम जब अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमको अपने अप्रोच को थोड़ा सा बदलना है और बदल करके परिभाषा और उदाहरण इनको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी चीज कि कोई भी प्रश्न यदि आपको पूछा जा रहा है तो उसके उत्तर का हमको फॉर्मेट बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे सर? देखो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी विषय के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में पढ़े बहुत सारा रहते हैं, लेकिन जब उसको छोटा करने की बारी आती है, संक्षिप्त करने की बारी आती है, तो वहां पर हम लोग थोड़े से असहज हो जाते हैं कि किसको रखें, कौन से फैक्ट को हटा दें, कौन से फैक्ट को आंसर में शामिल करें। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले तो जरूरी है कि आंसर का फॉर्मेट बना करके हम पढ़ाई करें। और ये यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो मान करके चलो कि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट बैठोगे तो वहां पर आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि किसी आंसर की फॉर्मेटिंग हमको कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजें हमको इस आंसर में डालनी है, कौन सी चीजें हटा देनी है, क्योंकि जगह एकदम लिमिटेड होता है। आपके पास 2 नंबर का 1 नंबर का यदि प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है परिभाषा और उदाहरण के साथ, तो वहां पर 2 लाइन से ज्यादा आपको नहीं देगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसके अंतर्गत ये भी लिख देंगे, वो भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, तो इतनी स्वच्छंदता आपको पीएससी नहीं देता है। आपको केवल 2 लाइन देगा और बोलेगा कि भाई ये 2 लाइन में परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखो। कई बार ऐसा हुआ है कि 1 लाइन में परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने को कहा गया है। कई बार ऐसे हुआ है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करो और लाइन दिया है केवल 1। कई बार हुआ है ऐसा। तो आपको थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को समझते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम समय में ज्यादा सुगठित लिखना और ज्यादा सही तरीके से लिखना, ये दोनों चीजों के लिए आपको आंसर की फॉर्मेटिंग बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अब तीसरी चीज, याद करना। याद करना, किसको याद करना सर? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी हिंदी में जिसको आपको याद करने की जरूरत होती है, और याद करने के साथ साथ उसको एग्जाम हॉल तक कैरी करके ले जाना अपने ब्रेन में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पर्यायवाची भी पढ़ना होता है, विलोम शब्द भी पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ना है, जो शब्द युग्म होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइटर्स के नाम है, साहित्य एवं साहित्यकार वाला चीज है, तो ये अपने को याद करना, बहुत लंबे समय तक याद रखना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि भाई आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल रिटन में प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। आप यदि यहां पर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब मान करके चलिए कि आप अपने साथ थोड़ी सी कोताही बरत रहे हैं अपनी तैयारी में। कोशिश ये करिए कि आप दिन में भले पर्यायवाची के जैसे 10 शब्द या 20 शब्द पढ़ रहे हैं तो उस 10 या 20 शब्द को भले जल्दी जल्दी हो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करें। लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस में जाता है, और जब वो कॉन्शियस में जाता है तो उसको रिकॉल करने में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करिए। अब सवाल ये आता है कि सर क्या सारे के सारे पर्यायवाची, सारे के सारे विलोम शब्द, सारे के सारे इनको पढ़ना है क्या? तो कोशिश तो ये करनी चाहिए हमको कि सबसे पहले पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहिए। पीवाईक्यूज जो हैं हमारे मेंस के, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पुराने प्रश्न रिपीट हुए हैं।
तो पुराने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये मान करके चलो कि यहां से कम आपके पास ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा कि भाई पुराने पेपर मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, इसके साथ में मैं अब आगे जो है जब तैयारी करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे ईजी लगेगा। तो पुराने पेपर को सबसे पहले तैयार कीजिए। इसके बाद त्रुटियों का शोधन करना। देखिए ये एक ऐसी चीज है, त्रुटियों का शोधन करना, जो आपको एग्जाम में हिंदी वाले पेपर में, खासकर हिंदी वाले पेपर में आपको कम से कम 4 से 5 नंबर अतिरिक्त दिलाता है। 4 से 5 नंबर। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि हम शब्दों का उच्चारण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत सही कर लेते हैं, लेकिन लिखते समय उसमें तकलीफ हमको होती है। मात्राओं की त्रुटियां हमसे हो जाती हैं, वर्णों को, ध्वनियों को सही से समझ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण लिखने में त्रुटि हो जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? बस अभ्यास करना होगा। आप जब रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो रिटन प्रैक्टिस के माध्यम से ये सारी चीजें आपको याद भी होंगी। दूसरी चीज, आप जब उसको किताब में लिखा हुआ देखेंगे, अपने शब्दों को लिखा हुआ देखेंगे, तो वहां से आप ये पहचान सकते हो कि भाई मैंने कौन से शब्द को गलत लिखा है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं की त्रुटियों पर नंबर कटते हैं। आपको यदि विलोम शब्द लिखने के लिए बोला है और आप यदि उत्तर में मात्रा गलत लगाए हैं, किसी भी वर्ण में मात्रा यदि गलत लगा दिए हैं, तो वहां पर वो आंसर गलत गिना जाएगा। ये होता है, इसीलिए आपको पहले से थोड़ा सा सचेत कर देता हूं कि यहां से आपको त्रुटियों के शोधन पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि हमसे कहां त्रुटि होती है। त्रुटि हमसे होती है, जाने अनजाने होती है। बहुत सारे ऐसे अनकन्वेंशनल शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमको यहां पर करना होता है, और उसकी वजह से त्रुटियां होती हैं। तो त्रुटियों का शोधन पहले पेपर में स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी बातें हैं आपके भाषा वाले पेपर में स्कोर करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं। तो अगर एक ओवरव्यू फिर से एक बार आपको कहूं तो ये मैं रफ कर देता हूं पहले। हाँ, तो ये 5 चीजों पर हमको मेनली फोकस करना है। क्या क्या? एक तो हमको फोकस करना है परिभाषाओं को लिखना और उनके उदाहरण, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 2-2, ठीक है, कम से कम 2-2। अब यहां पर एक तो आपके लिए सहूलियत यह हो जाती है। क्या सहूलियत हो जाती है कि आप देखिए, आप जब प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे मान लो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा को पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 4 प्रकार के विकल्प हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है, समूहवाचक संज्ञा कौन है, या निजवाचक सर्वनाम कौन है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो ये इस प्रकार के पहचानने वाले प्रश्न की आप तैयारी करते हो। लेकिन यहां पर आपको सीधे पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, साथ में 2 उदाहरण लिखने हैं। यदि इतना आप कर पा रहे हैं तो मान करके चलिए कि ये सेक्शन आपका अच्छा खासा स्कोर करके आपको देगा, क्योंकि परिभाषा और उदाहरण मिला करके अभी तक जो मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस किया है 2018 से लेकर के 2023 तक के, तो लगभग हर साल 12 से 15 नंबर के प्रश्न जो है ये परिभाषा उदाहरण इस प्रकार से आते हैं। लगभग 12 से 15 नंबर के प्रश्न आपको इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिला करके। तो आप ये जो 12 से 15 नंबर है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो यदि आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करते हो तो। दूसरी चीज, उत्तर का फॉर्मेट बनाना। आंसर की फॉर्मेटिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं ये पत्र लेखन या काल विभाजन, इन सारी जगहों पर बहुत गलतियां करते हैं। आप पत्र लेखन वाला हिस्सा देखिए तो इसमें तो प्रारूप लेखन आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है, तो अगर आप प्रारूप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं मतलब वहां तकलीफ की बात है। तो प्रारूप लेखन के लिए आपको करना क्या होगा? प्रारूप लेखन के लिए सबसे पहले तो आपको किसी एक किताब को उठा करके उसके फॉर्मेट को समझना है, जो पत्र लेखन वाला हिस्सा है उसके फॉर्मेट को समझना है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि प्रारूप लेखन का एक अलग से क्लास आपके लिए मैं लेकर के आऊं, जिसमें पत्रों का जो प्रारूप है, जैसे अधिसूचना का कैसे प्रारूप होता है, या अर्धशासकीय पत्र का क्या प्रारूप होता है, कार्यालयीन आदेश का क्या प्रारूप होता है, ये सारी चीजों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये प्रारूप लेखन वाला जो हिस्सा है इसके लिए आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के बिल्कुल आऊं। लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्रारूप लेखन की तैयारी किताब से की जा सकती है,
क्योंकि किताब में मैं भी तो वही प्रारूप बताऊंगा जो लगभग किताब में है। हाँ, मैं आपको थोड़े से उदाहरण दे सकता हूं, मैं आपको थोड़े से गवर्नमेंट के जो पत्र हैं वो दिखा सकता हूं, ठीक है, जो कि अमूमन मैं क्लास में कराता हूं कि अधिसूचना देखो ऐसे होती है, देखो ये पृष्ठांकन ऐसे दिखता है, वो मैं आपको करा सकता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यदि चाहें तो इसका प्रारूप यदि आपको तैयार करना है तो आप स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाना, और ये जो फॉर्मेट बनाने वाला जो चीज है ये आपको ऐसा नहीं कि केवल पेपर नंबर 1 में काम आएगा, ये पूरे 7 पेपर में आपको काम आने वाले हैं। निबंध में आप जाएंगे तो निबंध में आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक में आपको सबकी संरचना बनी होती है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है ना कि भाई मुझे ये चीजें लिखनी है अपने निबंध में, तो वो सारी चीजें आप इस फॉर्मेटिंग के माध्यम से ही तो शामिल करते हैं। इतिहास वाले प्रश्न पत्र में जाएंगे तो वहां पर भी आपको जैसे चोलकालीन प्रशासन पूछ दिया तो वहां पर आपको ये फॉर्मेट बना करके दिखा दोगे तो अच्छे अंक मिलते हैं। आप पेपर नंबर 4 में जाएंगे तो उसमें भी आपको ऐसा मिलेगा, पेपर नंबर 6 में जाएंगे तो दर्शन शास्त्र में आपको मिलेगा, पेपर नंबर 7 में जाएंगे तो वहां पर भी आप बाकायदा फ्लो चार्ट वगैरह का प्रयोग करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अंक दिलाने में और सामने जो एग्जामिनर है उसको समझाने में बहुत सुगम कर देता है, बहुत आसान कर देता है। तो पेपर नंबर 1 के लिए फॉर्मेट बनाना आपको 7 के 7 पेपर में हेल्प करेगा, आपके हाथ को, आपके बुद्धि को ऐसे मोल्ड करेगा कि भाई मैं कैसे सामने वाले को बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। तो पेपर नंबर 7 तक आपको ये फॉर्मेट बनाने वाला जो चीज है ये आपको काम आने वाला है। अब याद करने वाली चीज जो है इसके लिए मैं कहूंगा कि भाई आप कोई सी एक अच्छी सी किताब उठाइए, खासकर मैं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक उठाइए और यहां से शब्दों को धीरे धीरे करके रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इसमें से जिन चीजों को आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है उसमें पर्यायवाची है, इसके अलावा आपका जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिए। मुहावरों और लोकोक्तियों को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम्स में हम क्या पढ़ते हैं कि फलाने मुहावरे का अर्थ ये होता है, फलाने मुहावरे का अर्थ ये होता है। हमको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होगा, हमको मुहावरे का अर्थ लिख करके उसको वाक्य में प्रयोग करना सीखना होगा। जैसे अभी तक हम ये पढ़ते थे कि छाती में सांप लौटना, उसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना, बस खत्म हो जाती थी कहानी। अब हमको इसको वाक्य में प्रयोग करना सीखना है कि भाई मेरी नई गाड़ी देख करके पड़ोसी के छाती में सांप लौट गया। आप ये करना सीखना है, तब ये नंबर देगा आपको। तो ये प्रैक्टिस वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, और इसके अंतर्गत पर्यायवाची हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां हो गई, इसके अलावा विलोम शब्द हो गया, और क्या हो गया सर, तो शब्द युग्म हो गया आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये सारे जो सेक्शन हैं ये आपको स्कोर करके देगा, और यहां पर नंबर बहुत ज्यादा कटते भी नहीं है, ये आपको अच्छा खासा स्कोर करके देता है। त्रुटियों का शोधन ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है, तो जितना ज्यादा हो सके आप बढ़िया लिखिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अब यदि मैं बात करूं पेपर 2023 की, तो देखिए ये 2023 के सीजीपीएससी का पेपर है, मेंस का 100 अंक का पेपर था। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन क्ष किन ध्वनियों से निर्मित है, विच्छेद कीजिए। अब आपने इस फैक्ट को प्रीलिम्स में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की पढ़ाई आपकी पूरी एकदम साइड हो गई और मेंस के लिए एकदम जीरो से चालू करना है, नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सीजीपीएससी में लगभग एक साथ होती है, बस अप्रोच हमको चेंज करना होता है। जैसे कील बनाना और तलवार बनाना, मटेरियल एक ही है, बस अपने को उस परिस्थिति के अनुसार उसको मोल्ड करना होता है। तो आप क्ष को पढ़े हैं कि सर ये तो बनता है क और क्ष से, तो आप जब प्रीलिम्स का अप्रोच पढ़े थे, सॉरी क और श से, तो आप जब प्रीलिम्स के अप्रोच में पढ़े थे तो वहां पर 4 विकल्प में खोजते थे कि कहां पर क और श लिखा हुआ है। अब ये विकल्प की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ये आपको याद होना चाहिए कि क और श से ये वर्ण बनता है। लिख दीजिए आंसर आपका, आपके पूरे नंबर यहां से मिल जाते हैं। इसी प्रकार दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? अभी तक आप अप्रोच ये पढ़ रहे थे कि व का उच्चारण स्थल है, विकल्प देता था कंठोष्ठ है ना, कंठ तालव्य है, आपको विकल्प देता था कि दंतोष्ठ है ना, इस प्रकार से विकल्प देता था।
अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, क्या बोल दिया है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। इसके बाद मुख और नासिका दोनों के सम्मिलित योग से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। अनुनासिक वर्ण जो है इनको कहा जाता है कि भाई ये ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इसके बाद हिंदी का एक घोष वर्ण लिखिए। अब घोष वर्ण तो इतने सारे हैं, कोई भी एक तो उठा के लिख देना था, ठीक है। आप इसमें हा भी लिखते तो भी चलता, ग भी लिख देते तो भी चलता, घा, अंगा, चा, चनी, जा, झा, इया, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, इसके अलावा बा, भा, मा, कोई भी वर्ण लिखते, या र ल व में से कोई वर्ण लिख देते, सब सघोष वर्ण है। तो इनमें से कोई भी वर्ण को हमको लिखना था, एक तो वर्ण इसमें से लिखना था, और इसमें लिखा है हिंदी का एक घोष वर्ण लिखिए, लिखना था, बस 1 नंबर का क्वेश्चन था। सोचिए, मतलब अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसको फ्री का 1 नंबर लगेगा, ये कि भाई इतना सरल भी क्यों दे सकता है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। कारक अपने को पहचानना है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो आपको पता है कि भाई से जो है ये जब प्रयोग हो रहा है किसी के स्रोत के अर्थ में, तो उस स्थिति में से जो है ये अपादान कारक होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इसी प्रकार मेरे घर में कुछ नहीं है, इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है। आप पढ़ते हैं कि सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे ही निम्नलिखित वाक्यों में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वाक्य छांटकर लिखिए। तो राम बाजार से, देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोला है ना, तो आपको यहां पर पहचानना है कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ये तो निश्चित परिमाणवाचक है। सभागार में बहुत आदमी थे, तो बहुत कितने नहीं बताया गया, तो यही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो आपको यहां पर पढ़ने का अप्रोच देखिए थोड़ा सा प्रीलिम्स से थोड़ा सा अलग है। आप जो अभी तक विकल्प खोजा करते थे अपने आंख के सामने, अब उस विकल्प से हट करके थोड़ा सा अपने को प्रश्नों पर चर्चा करनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन आया है, संज्ञा शब्द उपन्यास का विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। तो आपने पढ़ा है उपन्यास शब्द का औपन्यासिक शब्द बनता है, यहां से औपन्यासिक ये शब्द बनता है यहां से, तो ये विशेषण शब्द है। ऐसे ही और क्वेश्चन देखिए, अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर कोई एक कृदंत शब्द लिखे, तो घुमक्कड़, पियक्कड़ सारे शब्द बनते हैं यहां से। वैसे ही तद्धितांत शब्द मतांतर में प्रत्यय छांट कर लिखिए, तो अंतर जो है इसमें प्रत्यय है। आप शब्दों को जब तोड़ेंगे तो मत, धन, अंतर ऐसा टूटेगा, तो ये जो शब्द है ये आपका प्रत्यय बन गया। वैसे ही अन्वेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए, तो अनुधन एषण होता है, तो शब्द के आरंभ में जुड़ रहा है, इसीलिए ये अनु जो है ये आपका उपसर्ग हो गया। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग लगा है। तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है। आप जो प्रीलिम्स का अप्रोच रखे थे ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हां, आपको बस विकल्प नहीं मिलेगा, और दूसरी बात आपको रिटर्न में आंसर लिखना है, ठीक है। आप यहां पर मात्राओं की गलती नहीं कर सकते कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपने लगा दिया अधि, नंबर कट जाएगा। यही मैं बोल रहा था, आपको आंसर लिखना है ऐसे ही, क्योंकि यही तो आपका आंसर है सर, यही तो त्रुटियों का शोधन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मात्राओं की त्रुटियां हिंदी में नंबर के कटने का बहुत बड़ा कारण होती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। मात्राओं में नंबर कटते हैं, ठीक है, और इस चीज को महसूस किया है मैंने, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मात्राओं में जितनी कम से कम हो सके, एक तो कोशिश करिए कि गलतियां हो ही ना, ठीक है। लेकिन अब मानवीय प्रवृत्ति है, गलतियां हो जाती हैं बीच में, तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि गलतियों को शुद्ध करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे सुधर जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक विलोम शब्द लिखिए। अवनति, तामसिक, समष्टि, विकीर्ण, विलोम शब्द लिखना है, एक एक लिखना है, मतलब विलोम तो एक ही होता है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप ये लिखिए। तत्सम से तद्भव, आपको तद्भव से तत्सम ये बनाने के लिए बोलेगा। ये देखो तत्सम से तद्भव रूप लिखना है, यहां तत्सम रूप लिखना था। अगला देखिए, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। ये दोनों जो हैं ये समास से क्वेश्चन आया हुआ है।
देखिए, यथा सामर्थ्य, नर श्रेष्ठ, रसिक्त और कर्तव्य। अगला, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उच्छ्वास, पयोनिधि। निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि है? तो ये आपको संधि से क्वेश्चन आ गया, संधि से क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बनेगा। निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाना है, तो एक एक शब्द चारों से बनाना है। समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। समुच्चारित शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण एक जैसा होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कुल और कुल। कुल मतलब एक तो समष्टि होता है, टोटल। कुल का एक अर्थ होता है वंश, यही वाले कुल का, जबकि ये वाले कुल का अर्थ होता है तट या किनारा। वैसे ही निर्जर, निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्जर। और निर्झर झरने को कहा जाता है। तो ये ऐसे समुच्चारित शब्दों का अर्थ अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। जिंदा रहने की इच्छा क्या है, मरने की इच्छा क्या है ना। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं, मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। सव्य, सव्य हाथ से काम कर ले, सव्यसाची बोलते हैं। जैसे अर्जुन का पर्यायवाची हम पढ़ते हैं सव्यसाची। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी कहलाता है। तो ये आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से एक एक सार्थक शब्द आपको लिखना है। सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप आसानी से 4 में 4 ला सकते हैं। अगर आप सही आंसर लिखे तो 4 में 4 आपको स्कोर करके मिल जाएगा। वैसे निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो यावत जीवन, कनिष्ठ, कुमुदनी, स्वातंत्रोत्तर। गलत लिखा है, यावत जीवन होता है ऐसा, संधि का प्रयोग हो जाता है वहां पर, यावत जीवन हो जाता है। त जो है वो ज में बदल जाता है। ये त का नियम नंबर 1 आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत, जिसमें यह कहा जाता है कि त के सामने अगर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ल इन 9 में से कोई वर्ण आता है तो त क्रमशः च, ज, ट, ड, ल में बदल जाता है। ये नियम है व्यंजन संधि का। इसके बाद कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। स्वातंत्र्योत्तर होता है, आधा त्र और यो। तो ये अपने को पहचानने आना चाहिए और इसको शुद्ध करने भी आना चाहिए कि भाई कौन सा शब्द सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है और किसका शुद्ध रूप क्या होता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे, ये भी बता रहा हूं। आप अगर ये सोचेंगे ना कि भाई ये एक बार देख लेते हैं और ये हो जाएगा, तो ये मान करके चलो कि आप कोताही बरत रहे हैं। आपको वहां पर सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर कोई कठिन शब्द, ठीक है बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि आसानी से आप पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको आपको लिख करके देखना बहुत जरूरी है। और लिख करके नहीं देखेंगे तो फिर वो दिक्कत की बात होगी और वही गलती आप एग्जाम हॉल में दोहराने वाले हैं। तो इससे थोड़ा सा बचना है अपने को। अब इसके बाद क्वेश्चन है, वाक्यों का शुद्ध रूप करना है, मुहावरों और कहावतों का अर्थ लिखना है अपने को। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं का संपादक और प्रकाशन का स्थान लिखना है। ये पत्र पत्रिका वाला जो हिस्सा है ये याद करने वाली चीज है। आप जब विनय कुमार पाठक जी की किताब पढ़ेंगे, उस किताब में पत्र पत्रिकाओं के संबंध में अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से इस पूरी पत्रिका वाले हिस्से को आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखो 4 पत्र हैं, इनके संपादक का नाम लिखना है और प्रकाशन का वर्ष लिखना है, स्थान लिखना है, सॉरी, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें प्रश्नों का उत्तर, अब ये भी पूरे का पूरा जो है ये रचना और रचनाकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन, 8 नंबर राइटर और उनकी रचना से है। तो ये अच्छी जगह हो सकती है। अब देखो यहां नंबर भी मिलते हैं ना, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलता, नंबर मिलता है। अब अगला जो भाग है जो मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का जब आप सिलेबस देखेंगे तो पूरी भाषा में, पूरे सिलेबस में एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल आपको पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है पत्र लेखन, अनुवाद। ये 4 ऐसी चीजें हैं
जो मान करके चलिए कि ये आपको हर बार एग्जाम में मिलेगा और अच्छे खासे वेटेज में मिलेगा। अगर अभी तक का पैटर्न आप देखेंगे ना, तो पूरे भाषा के पेपर को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आप बांटते हैं व्याकरण वाले हिस्से में, और दूसरे में जो थ्योरी वाला भाग है इसको आप रखते हैं। व्याकरण वाले भाग से लगभग 55 से 60% अंक आपको पूछे जाते हैं, 55 से 60% अंक, जबकि थ्योरी वाले हिस्से से लगभग आपको 40 से 45% अंक पूछे जाते हैं, यानी 100 में 40 या 45 अंक, और व्याकरण पूछा जाता है 55 से 60 अंक। और ये जो हिस्सा है व्याकरण वाला, ये आपको अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है यदि आप मेहनत करें प्रॉपर। ये वाले हिस्से में नंबर काटे जाने की प्रायिकता थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका एक रीजन भी है कि इसमें आप थ्योरेटिकल लिखते हैं, और थ्योरेटिकल जब लिखा जाता है तो वहां कहीं ना कहीं जो शब्द सीमा है वो आड़े आती है। अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाए सर, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, या सर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं इस दूसरे वाले भाग में। जबकि इस वाले भाग में उतना नहीं है, उसमें आपको केवल उत्तर लिखना है, उसके उदाहरण लिखने हैं, या पर्यायवाची पूछा है तो 4 पर्यायवाची लिख दो, कहानी खत्म। विलोम शब्द बोला है, विलोम शब्द एक शब्द का है, लिख दो, कहानी खत्म। ये वाला हिस्सा आपको स्कोर करके देगा। और मेहनत जो हमको करनी है बेसिकली वो तो दोनों में करनी है, लेकिन जो डेली प्रैक्टिस वाली जो बात आप बोलते हैं ना कि सर मुझे लैंग्वेज में स्कोर करना है, तो मैं किस पोर्शन को ज्यादा टारगेट करूं, ये है वो पोर्शन जिसको आपको टारगेट करना है, व्याकरण वाला भाग। अभी तक जितने प्रश्न आप देखें सब के सब है ना, ये रचनाकारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे का पूरा हिस्सा आपका व्याकरण का ही है। चाहे ये वाला भाग हो 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन, या इस प्रकार के प्रश्न हो, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, समुच्चारित भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक भाग, वाक्य का शुद्ध रूप, शब्द का शुद्ध रूप, मुहावरे, लोकोक्तियां, है ना। तो ये सारा हिस्सा, इसके अलावा ये आपका पत्र पत्रिका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है जहां पर आपको पूरे अंक, यदि आप सोचे कि हम स्कोर कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा नहीं के बराबर चांसेस रहते हैं कि यहां से पूरे अंक आपको दे दे। यहां से फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि हम मैक्सिमम मार्जिन जो उसने बना करके रखा है उस मार्जिन को मैच कर पाए। और इसका मार्जिन मैच करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही सहारा है, वो है रिटन प्रैक्टिस। क्योंकि इसके प्रश्न जो हैं वो रिपीट होते हैं, मैं पहले से बता रहा हूं, इसके प्रश्न जो हैं ये प्रॉपर आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपके राइटिंग में आता जाएगा, और उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। जैसे आपको पूछा है भक्ति काल के नामकरण पर लगभग 100 शब्दों में सार्थक टिप्पणी लिखिए। अब भक्ति काल का जो नामकरण है इसको अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा है, तो किसी ने इसको जातीय और जनवादी आंदोलन कह दिया है। तो अलग अलग साहित्यकार जो है, कोई ऐसा साहित्यकार आता है जो हर काल को कोई ना कोई नाम दे देता है, तो अलग अलग नामकरण आपको हर काल का मिलेगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में 4 काल हम पढ़ते हैं, है ना, आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और उसके बाद आधुनिक काल। इन शुरुआत के जो 3 काल हैं इनके नामकरण पर हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर बार लगभग इसके क्वेश्चन जो हैं ये यहां से आते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करो कि भाई हर काल का नामकरण क्या क्या है, इस पे हम थोड़ी सी मेहनत करें। इसके बाद हिंदी भाषा के विकास पर संक्षिप्त परिचय दीजिए इसका। तो आप एक फैक्ट जो तैयार किए होंगे प्रीलिम्स के लिए, संस्कृत आई, संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत 7 भागों में बढ़ गए जिनको अपभ्रंश कहा गया, फिर अवहट्ट आए और अवहट्ट में से फिर हिंदी विकसित हुई है। तो इसी को आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में समझाना है, थ्योरेटिकल भाग में समझाना है कि भाई हिंदी का विकास कैसे हुआ है। अब इसके बाद पत्र लेखन वाला हिस्सा है। अनुस्मारक को स्पष्ट करते हुए प्रारूप लिखे, यानी जो रिमाइंडर होता है, अनुस्मारक मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को अपने को स्पष्ट करते हुए उसका प्रारूप लिखना है। प्रपत्र से आप क्या समझते हैं, प्रपत्र का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन आया है आपका, विज्ञापन क्या है, शासकीय पत्र से क्या आशय है, विज्ञापन और ज्ञापन में अंतर क्या है,
है ना। और शासकीय पत्र क्या है, इसकी रचना शैली स्पष्ट करते हुए एक प्रारूप लिखना है। तो क्वेश्चन तो यहां से बहुत बड़े बड़े आए हैं और बहुत बहुत अंक के भी हैं ये, ठीक है, अच्छे खासे अंक के ये प्रश्न आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखिए, यानी जो प्रशासनिक शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली, इसका आपका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ये मान करके चलिए कि हर बार आपको कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन बना करके देगा, 8 नंबर का, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। हिंदी से अंग्रेजी जब आप जा रहे हैं तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप प्रशासनिक शब्दावलियों पर फोकस करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी से हिंदी जब आपको पूछा जाता है तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहां मैंने बता दिया ना, प्रशासनिक शब्दावली से आएगा, यहां वो कुछ भी पूछ सकता है। वो सामान्य अंग्रेजी के वाक्य दे देता है और बोलता है कि चलो भाई इसको हिंदी में अनुवाद करो। जैसे द हेडक्वार्टर ऑफ कोरबा डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी रायपुर। तो यहां पर आप कहां प्रशासनिक शब्दावलियां आपको दिखेगा, या देयर इज नो रूम इन द कार। अब आप कहां इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां खोजेंगे? पंडवानी छत्तीसगढ़ सोलो ड्रामा विच इज ऑल्सो नोन बाय द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। आप कहां इसका अंग्रेजी, मतलब कहां इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां हैं? तो इसके लिए प्रशासनिक शब्दावली यहां से जरूरी नहीं है कि वो प्रशासनिक शब्दावली पूछेगा, बहुत मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि वो यहां से प्रशासनिक शब्दावली पूछता है। प्रशासनिक शब्दावली पूछता है वो हिंदी से अंग्रेजी में, और ये भी बाकायदा आपको डॉक्टर विनय कुमार पाठक की किताब में देखने को मिलेगा। डॉक्टर विनय कुमार पाठक, विनोद वर्मा की जो किताब है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले साल सीजीपीएससी में आए थे। इसके अलावा अपठित गद्यांश वाला हिस्सा, अब मेरे पास थोड़ा सा समय कम था तो इसीलिए मैं लेकर के नहीं आया, उसको इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन अपठित गद्यांश भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अपठित गद्यांश में केंद्रीय भाव निकालना और उसका 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना, ये दोनों चीजें हमको सीखनी है, ठीक। तो ये तो रही बात कि भाई मेंस में पेपर नंबर 1 में किन किन एरिया पे हमको फोकस करना है। तो फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि हमको जो मेनली फोकस करना होता है ना, हिंदी के प्रश्न पत्र को यदि आप देखेंगे तो हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। एक तो मैं बोलूंगा व्याकरण वाला हिस्सा, और दूसरा मैं बोलूंगा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थ्योरी वाला हिस्सा, ठीक है। व्याकरण वाले भाग में ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ये डेली प्रैक्टिस की चीज है, ये डेली प्रैक्टिस की चीज है। इसको अगर आप डेली प्रैक्टिस में रखे हैं तो मान करके चलो ये आपको स्कोर करके देगा, ठीक है। इसके लिए बढ़िया सी एक कॉपी बनाइए और डेली मैं तो ये बोलूंगा 10 पर्यायवाची लिखिए, 10 विलोम शब्द लिखिए, 10 लोकोक्ति मुहावरा लिखिए, है ना, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, और 10 इसमें लिखिए जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं वो। तो ये हिस्सा आपका कवर होगा, और इसको जब आप कवर करेंगे तो आपका कम से कम देखिए यहां से 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मिनिमम बता रहा हूं कि 2-2 नंबर करके 10 नंबर आपको यहां से स्कोर करके मिल जाएगा। दिन में आधे घंटे की प्रैक्टिस है ये, उससे ज्यादा का समय लगना नहीं है, ठीक है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 10-10 वाला क्वेश्चन है ना, 10-10 वाला हिस्सा है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आप किताब देखें और किताब में जहां पर ये लिखा हुआ है ना, उसके बाजू में खुद से लिखते जाएं, पेंसिल से लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। इससे होगा ये कि आपको क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा आपका, और जो आधा घंटा मैं बोल रहा हूं वो आपका 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आप अपना सकते हैं। किताब की बात करें तो किताब साफ सुथरा रखने का क्या है यार, ठीक है, वो ठीक है, आप उसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन इसको मैं गंदगी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये अपनी प्रैक्टिस है, दिमाग में डाल रहे हो आप उस चीज को, तो ये गंदगी नहीं है, ठीक है। चल
अब ये जो थ्योरी वाला भाग है, इसके लिए मैं बोलूंगा कि इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए प्रीवियस ईयर के प्रॉपर आपके पास नोट्स इसके होने चाहिए। पुराने पेपर, चाहे वो राइटर वाला हिस्सा हो, लेखक, या जो काल विभाजन है वो वाला हिस्सा हो, काल विभाजन वाला हिस्सा हो, या पत्र लेखन वाला हिस्सा हो, इसका प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। अपठित गद्यांश तो कितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली बनना उतना ही है जितना आप एग्जाम हॉल में उसको जज कर पाते हो, जितना पढ़ पाते हो उसको। ठीक है, तो राइटर, काल विभाजन और पत्र लेखन, ये 3 ऐसी जगह है जो कि आपको अच्छे खासे स्कोर करके इस पर्टिकुलर सेक्शन से दे सकते हैं। तो इस पे आप अच्छे से मेहनत करो, ये आपको अंक बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, अब थोड़ी सी जानकारी आपके लिए और दे दूं कि भाई उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 17 फरवरी 2025 से सीजीपीएससी के लिए एक निश्चित अवधि के लिए क्रैश कोर्स लाया जा रहा है। ये जो सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स है, इसमें बहुत शानदार तरीके से आपका पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने की हमने एक रणनीति बनाई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, सीजीपीएससी मेंस 2024 के लिए ये विशेष टारगेट बैच है। ये जो बैच है ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड में आपको उपलब्ध होंगी। इसके अलावा समय जो है ये सुबह 7:30 से लेकर के 12 बजे तक चलेगी ये बैच। मतलब हर जो क्लास है वो 1.5 घंटे की आपकी होने वाली है। 1.5 घंटे की बैच होने वाली, मतलब 1.5 घंटे का एक क्लास होना है, 4.5 घंटे की आपकी क्लास लगने वाली है। अब जो विद्यार्थी इस बैच में एडमिशन लेंगे, हमको पता है कि भाई जब बहुत कम अवधि के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको रिटन प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है। तो आपके रिटन प्रैक्टिस के लिए जो उड़ान की मेंस टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको ऐसे अगर आप बाहर खरीदते हैं तो लगभग 4,000 और 3,500 आपको पड़ता है ना, मतलब 4,000 और 3,000 रुपए इसका मूल्य है, तो वो आपको ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और इस बैच की यदि फीस की बात करें तो ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड में अगर आप इसको लेते हैं, जिसके साथ टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूड रहेगा, तो ये आपका 20,000 रुपए आपको पड़ने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन यदि इस बैच को लेते हैं तो आपको ऑनलाइन की सुविधा तो मिलेगी ही, रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत फीस जो रखी गई है वो 16,500 रुपए, तो एकदम नॉमिनल फीस पर आपकी तैयारी यहां पर कराई जा रही है। बहुत अनुभवी टीम है हमारी, और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि भाई आगामी जो सीजीपीएससी है इसकी परीक्षा को आप अच्छे से टारगेट कर पाएं। अब यदि मैं बात करूं, ये हमारी टीम है, आप देख सकते हैं, है ना, ये सारे लोग आपके साथ होंगे आपके सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, और सब के सब बिल्कुल एकदम फैमिलियर हैं आपसे, सभी को आप जानते हैं। अब यदि इसके शेड्यूल की बात करूं कि ये जो टारगेट बैच है ये कैसे चलेगा, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एकदम स्लॉट वाइज हमने बांट करके रख दिया है कि भाई पेपर 1 को इतने दिन में कंप्लीट करना है, पेपर 3 को इतने दिन में कंप्लीट करना है, पेपर 7 को इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो ये पूरा शेड्यूल जो है ये आपका ये एक लिमिटेड समय में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके देने वाला है। जैसे मैं बात करूं कि 17 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक, है ना, ये पेपर नंबर 7 का पार्ट 1 चलेगा, पेपर 3 का पार्ट 3 चलेगा, पेपर 1 का पार्ट 1 चलेगा। ठीक, और यही जो शेड्यूल है, अब देखिए संडे को आएगा आपका, 23 तारीख संडे पड़ेगा, तो उस दिन आपका पेपर 6 का पार्ट 2 या पेपर 1 का पार्ट 2 ये आपका चलने वाला है। ठीक है, सॉरी, पेपर 6 का पार्ट 2 ये आपका चलने वाला है, यानी जो सोशियोलॉजी वाला भाग है वो आपका चलेगा। इसके बाद 24 से फिर वही 1 तारीख तक ये पूरा शेड्यूल आपका चलेगा। 3 तारीख से 8 तारीख तक पेपर 7 का पार्ट 1, पेपर 3 का पार्ट 3 और पेपर 1 का पार्ट 1 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप पेपर 7 पार्ट 2 में आएंगे, पेपर 3 के पार्ट 2 में आएंगे, और पेपर 4 का पार्ट 1 आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद पेपर 4 का पार्ट 1 के अंतर्गत फिजिक्स आपको पढ़ना है और पढ़ना है जीव विज्ञान। इसके बाद 31 तारीख से आपका तीसरा मॉड्यूल चालू है, जिसमें पेपर 6 है, पेपर 5 है और पेपर 3 है।
पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 1 ये आपका कंप्लीट होगा 19 अप्रैल तक। इसके बाद 21 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक ऐसे ही संडे को बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगेंगी। संडे को भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम रियायत दे दिया गया है कि भाई आप जाओ संडे को फ्री हो, नहीं, आपको भी उस दिन लिखने के लिए, आपको उस दिन पढ़ने के लिए बिल्कुल यहां पर बिठाया जाएगा कि भाई आप लोग पढ़िए। ठीक है, हमारे शिक्षक बिल्कुल एकदम समर्पित हैं कि आपको एकदम तैयारी आपको करा करके देंगे। इसके बाद आप देखिए यही इसी प्रकार से पूरा शेड्यूल है, और अगर इसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, ये पूरा मॉड्यूल अगर आपको चाहिए होगा तो आप उड़ान के इन नंबरों पर संपर्क करके बिल्कुल ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर लिखा है, आप इसमें से किसी भी नंबर पर संपर्क करिए, आपको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा कि भाई ये जो मेंस की क्लास है क्रैश कोर्स की, है ना, इसके अंतर्गत आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारी जो जानकारियां हैं यहां से मिल जाएंगी। चलिए, तो ये सारी जानकारी है। आपको यदि मेंस की एकदम कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है तो इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन करें, और बहुत अनुभवी टीम है, इनके अनुभव का आप फायदा उठाइए, बिल्कुल आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी आगे की रणनीति बनाने के लिए बिल्कुल सहायक सिद्ध होगी, और कहीं ना कहीं आप इस बात में सक्षम हो पाएंगे कि आप विचार कर सके कि भाई हमको आगे की रणनीति कैसी रखनी है, हमको किन किन हिस्सों को टारगेट करना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, इनके संबंध में कैसे रणनीति होगी, ये तो हम बात करेंगे ही आगे। और जो हमारे आने वाले विषय हैं, आने वाले जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर रणनीति आपको बताते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।